हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल? चले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिवीजन क्लास नंबर 2 के अंदर। हमने लास्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स शुरू किए थे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम लोगों ने डेफिनेशंस करनी शुरू की थी। पहली 14 डेफिनेशन हम लोगों ने कवर कर ली थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक। अब अगली डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। आज की हमारी पहली अगली डेफिनेशन, जो कि मैं कह सकता हूं पेपर के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि रिसेंटली इसके अंदर एक रूल नंबर 2A इंसर्ट हुआ है, जिसके कारण पेपर के लिए काफी रेलेवेंट हो चुकी है। ये नाम है जिसका लिस्टेड कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 52 पहली बात तो कहते हैं लिस्टेड कंपनी मींस कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी, वर्ड क्या है, एनी ऑफ इट सिक्योरिटी, कीवर्ड है, ध्यान रखना, एनी ऑफ इट सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, किसी भी प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो उसे लिस्टेड कंपनी कहते हैं। बट फिर कहता है कि रुको रुको रुको, हैंग ऑन, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि लिस्टेड कंपनियां नहीं कहलाएंगी। अच्छा, वो कौन कौन सी हैं? उसके लिए रूल है, रूल नंबर 2A। खाली रूल नंबर 2A अगर याद किया तो कुछ नहीं होगा जब तक आप इसका जो बेस है वो याद ना करें, जो है कि कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ द डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014। सवाल उठा सर इतना याद नहीं हो पाएगा, इतना याद नहीं हो पाएगा, तो आप केवल सेक्शन 2 क्लॉज 52 का रेफरेंस देके फिर लिख सकते हैं। और मगर यहां पर मैं कहूं ना, दिल से अगर बात कहूं तो मजेदार नहीं लगेगा वो। अगर देखो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और अगर इसका रूल याद कर सको, 5-7 बार बोलोगे मुंह से तो अपने आप होना शुरू हो जाएगा, 3-4 बार लिखोगे अपने आप हो जाएगा। बट ये है बड़ा इंपॉर्टेंट रूल पेपर के लिए, ध्यान रखना। तो रूल नंबर 2A ऑफ द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ द डेफिनेशंस रूल्स 2014, ठीक है। अब ये क्या कहता है, देखो जी, ये क्या कहता है, ये समझने से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। व्हेन आई से लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टिंग कहां पर होती है? भारत में 3 तरीके की स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर लिस्टिंग होती है। पहली है मेन बोर्ड, जिसे आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से पुकारते हैं। दूसरा है SME, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की स्टॉक एक्सचेंज। और तीसरा है IGP, मतलब इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो यानी कि भारत में 3 तरीके की स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट करती है। तो यानी कि इन तीनों में से किसी पर भी अगर आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड है तो इसका मतलब आप लिस्टेड कंपनी कहलाएंगे। आंसर इज यस। यानी कि इन तीनों में से अगर आपकी लिस्टिंग कहीं पर भी है तो आप क्या लिस्टेड कंपनी कहलाएंगे। यही लग रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक भी है। आगे अब सवाल उठा कि यहां पर इन तीनों में फर्क क्या है। अगर मैं कहूं कि इन तीनों में फर्क क्या है, SME में, मेन बोर्ड में और IGP के अंदर, देखो जी, मेन बोर्ड पर वो कंपनियां आती हैं जिनकी पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ऊपर होती है, और SME पर वो कंपनियां आती हैं जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए तक होती है। तो वो सभी कंपनियां जिनकी पेड अप कैपिटल 10 से 25 तक होती है, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो मेन बोर्ड पर चले जाएं, चाहे तो SME बोर्ड पर चले जाएं। उनके पास दोनों प्रकार के ऑप्शन होते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं IGP पर। मगर हाँ, एक और बात ध्यान रखना, मेन बोर्ड और SME बोर्ड पर आने की एक और ज्यादा प्री कंडीशन होती है। वो क्या? कि यहां पर केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनियां आ सकती हैं, और वो भी पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। केवल पब्लिक ऑफरिंग वाली कंपनियां आएंगी और केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनियां आएंगी, क्योंकि यहाँ आप पब्लिक को ऑफर करते हो, और प्राइवेट कंपनी कभी भी अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को नहीं दे सकती। तो प्राइवेट कंपनी कभी भी ना मेन बोर्ड पे आ सकती है, ना SME बोर्ड पे आ सकती है। तो प्राइवेट कंपनी कहां पर आ सकती है, लिस्ट हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कैसे लिस्ट हो सकती है? IGP के थ्रू। इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म क्या है? इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म का मतलब है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट करते हुए भी अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवा सकती हैं। सवाल उठा सर ऐसा करने से फायदा क्या होगा? देखो, कंपनीज नहीं, इन्वेस्टर्स नॉर्मली प्रेशर डालते हैं इस तरीके का कंपनी के ऊपर कि आप अपने आप को लिस्ट कराइए। क्यों? क्योंकि जब कंपनी लिस्ट कराती है ना, तो फिर होता क्या है कि उसको बहुत सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लग जाती हैं। उन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के कारण कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिटेल डिस्क्लोजर करना पड़ता है, और ये इन्वेस्टर यही तो चाहता है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स कंपनी के ऊपर कहते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में भी लिस्ट है, तो फिर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी ट्रांसपेरेंट है। तो इसलिए कंपनियां इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होती हैं। यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्रकार की कंपनियां आ सकती हैं। यहाँ पर कोई पब्लिक ऑफरिंग देने की जरूरत नहीं होती, कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती, और अपनी प्राइवेट कैपिटल इनवाइट करने के लिए कंपनियां लिस्ट होती हैं ऐसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, गुड वन। और आगे बढ़ते हैं।
तो हमने कहा जी 3 तरीके के स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक मेन बोर्ड, एक एसएमई बोर्ड और एक इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म। अब लॉ मेकर ने पहले तो लिख दिया कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी सिक्योरिटीज लिस्ट हैं तो आप एक लिस्टेड कंपनी कहलाएंगे, बट फिर लॉ मेकर को लगा कि यार थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा गाइडलाइन स्टॉक एक्सचेंज की, सेबी की बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाएंगी अगर मान लीजिए इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे भी लिस्टेड है। तो फिर लॉ मेकर ने रूल नंबर 2A डाला जिसमें एक्सक्लूजन किया गया। एक्सक्लूजन कैसे किया गया? उन्होंने कहा जी देखो जी, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट लाते हो, मतलब इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म नहीं लिखा लॉ में, प्राइवेट प्लेसमेंट लाते हो, अब प्राइवेट प्लेसमेंट कहां पे आएगा? इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे आएगा, बस ठीक है ना एसएमई पे आ सकता है ना मेन बोर्ड पे। तो अब लॉ मेकर कहता है, रूल में कहता है अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट लाते हो, और प्राइवेट प्लेसमेंट किस चीज का लाते हो? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और आप एक पब्लिक कंपनी हो, तो हम आपको लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट से एग्जम्पशन देते हैं। यानी कि आप लिस्टेड कंपनी नहीं माने जाओगे अगर आप क्या लाते हो? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर लाते हो तो हम आपको एग्जम्पशन देते हैं। अच्छा सर, ये अगर याद ना हो पाए हमसे, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन, भाई साहब ये तो मतलब क्या पुराने जन्म में पाप किया था जो ये सब याद करना पड़ेगा? अगर ये याद नहीं कर पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, आप बस यहां तक याद कर लेना, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। ऊपर रूल नंबर 2A जरूर याद रखना, उसकी एग्जम्पशन मैं नहीं कह सकता कि उसको छोड़ने को नहीं कह सकता। हाँ जी, फिर यहां पर भी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस तक याद कर लेना, काम चल जाएगा। फिर जिसकी दोनों कैटेगरी के हैं सिक्योरिटीज, फॉर एग्जांपल डेट भी है, रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी है, वो भी एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, बट ध्यान रखना कीवर्ड क्या है, प्रेफरेंस शेयर हो या फिर डेट सिक्योरिटीज हो, दोनों में कीवर्ड क्या है? नॉन कन्वर्टेबल। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर ये हमेशा रिडीमेबल होते हैं, इररिडीमेबल तो हो ही नहीं सकते, तो वर्ड लिखना जरूरी नहीं था, खैर फिर भी लिख के उसने जता दिया है कि रिडीमेबल नहीं रिडीमेबल, हालांकि ये होते ही रिडीमेबल है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भारत में अलाउ ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये ये पब्लिक कंपनीज को एग्जम्पशन मिली। अब प्राइवेट कंपनीज को भी एग्जम्पशन मिली है। प्राइवेट कंपनी को किस चीज की? अगर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज किस पे? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू होती हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू होती हैं, तो उन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को भी हम लिस्टेड कंपनी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, केवल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में ये एग्जम्पशन है। ठीक है जी, फिर थर्ड देखेगा, कहता है उस पब्लिक कंपनी को भी एग्जम्पशन है। पहले एग्जम्पशन ए पॉइंट में किसको दी? पब्लिक कंपनी को, जिसने नॉन कन्वर्टेबल डेट या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर। सेकंड में एग्जम्पशन किसे दी? प्राइवेट कंपनी को, जिसने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशू की ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तीसरे में एग्जम्पशन किसे मिली? पब्लिक कंपनी को। अच्छा, वो पब्लिक कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्ट नहीं है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि भारत की किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ही नहीं है, भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है, बट जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन द ज्यूरिसडिक्शन एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट। आप खाली 23 लिख दोगे तो भी अच्छा, मगर अगर 23 सबसेक्शन 3 लिख दोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ जी, तो जिसकी इक्विटी शेयर्स, जिसके इक्विटी शेयर ध्यान रखना, जिसके इक्विटी शेयर्स किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया में लिस्टेड नहीं है, बट जिसके शेयर्स लिस्टेड है कहां पर? इन अ स्टॉक एक्सचेंज इन अ ज्यूरिसडिक्शन एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 4। अब ये 23 सबसेक्शन 3, 23 सबसेक्शन 3 क्या है? ये कुछ नहीं, ये कहता है आउटसाइड इंडिया, यानी कि जिसका इंडिया में कोई लिस्टिंग नहीं है बट जिसकी आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है, वो भी लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाएगी। कोई एग्जांपल? सर यस, मेक माई ट्रिप इंडिया की किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, बट दे आर लिस्टेड एट द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो जी भाई, जिन्होंने क्लास में एनालिसिस किया है प्लीज ये सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा से करके देखिएगा। देखिए, अगर वो एग्जामिनर लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन बनाता है, मैं कह रहा हूं तेल निकाल ले, तेल का भी तेल निकाल ले, इनमें से किसी केस के बाहर नहीं बना सकता, चाहे जितना मर्जी तेल निकाल ले। तो अगर आप ये केसेस करके गए हो एक बार, सारे सवाल आपके सही हैं, तो तब आपका सवाल ये गलत नहीं होगा लिस्टेड कंपनी में। तो ये एनालिसिस प्लीज कर लेना। उसके बाद हम अगली डेफिनेशन पे आते हैं जिसका नाम है प्रमोटर।
देखो जी, याद करो तो बचपन से हमें सिखाया गया था कि प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जो कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करता है। दोबारा बोलता हूं, कंपनी प्रमोटर वो व्यक्ति है जो कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करता है। तो फिर आज हम जब सेक्शन 2 क्लॉज 69 की डेफिनेशन कर रहे हैं तो फिर वो व्यक्ति चेंज कैसे हो गया? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो व्यक्ति प्रमोटर है जो कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करता है। तो कॉन्सेप्ट को अंडरलाइन करो, वो क्या? देखो, प्रमोटर वो व्यक्ति ही है जो कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करता है। बात हो गई अलग, इसे अब साइड पे रख दो। अब सवाल उठा, अगर मान लीजिए कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है, अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया तो फिर लाइबल कौन होगा? तो लाइबल होंगे कंपनी के ऑफिसर्स। तो लाइबल होंगे कंपनी के ऑफिसर्स या ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, जहां पर ये प्रमोटर भी आता है, जहां पर प्रमोटर भी इन्वॉल्व होता है। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर, जब मैं कहता हूं ना कंपनी लाइबल होगी तो उसके प्रमोटर भी दोषी होंगे। तो वो प्रमोटर है कौन? वो प्रमोटर जब कंपनी की लायबिलिटी डिसाइड करते हैं ना कि हाँ जी ये प्रमोटर के रूप में लायबल है, तो उस टाइम वो व्यक्ति लायबल होगा जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 69 में है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जब आप कहोगे प्रमोटर कौन है तो आप कहोगे धीरू भाई अंबानी। पर आज मैं अगर आपको कहूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई नॉन कंप्लायंस करती है तो फिर लायबल कौन होगा? कंपनी के प्रमोटर। तो धीरू भाई अंबानी नहीं, वो प्रमोटर जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 69 में मेंशन है। और सेक्शन 2 क्लॉज 69 क्या कहता है? प्रमोटर कौन है? पहला पॉइंट कहता है प्रमोटर वो व्यक्ति है जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। मान लीजिए आज कंपनी रिलायंस जियो फाइनेंशियल्स का कोई आईपीओ आया और उसके अंदर प्रमोटर लिखे हुए हैं अनंत अंबानी। तो इसका मतलब अनंत अंबानी क्या है? वो प्रमोटर माने जाएंगे। कंपनी ने कुछ भी गड़बड़ की तो अनंत अंबानी लेवल है, ठीक है। सेकंड, जिनका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है। जिस तरीके से इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है वैसे ही एनुअल रिटर्न भी जाती है कंपनीज एक्ट में। तो हर वो व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है वो भी प्रमोटर है। तो रिकॉल करो, प्रमोटर कौन है? जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है या जिसका नाम कंपनी के एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है। सेकंड, हर वो व्यक्ति जो कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। अब ये कंट्रोल एक्सरसाइज किस तरीके से हो सकता है? डायरेक्टर्स के रूप में, यस। शेयर होल्डर के रूप में, यस। या फिर अदरवाइज किसी भी रूप में। कंट्रोल का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 27 की डेफिनेशन याद करो। कंट्रोल का मतलब क्या है कि आपका कंपनी की पॉलिसीज पे नियंत्रण है, आपके कंपनी को मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या रिमूव करने का अधिकार आपके पास है। तो यानी कि अगर आपके पास कंपनी का कंट्रोल है, चाहे वो शेयर होल्डर के रूप में हो, मतलब 50% से ज्यादा शेयर आपके पास हो, चाहे वो डायरेक्टर्स के रूप में हो, मतलब आप डायरेक्टर्स के रूप में बाकी डायरेक्टर्स को हटा सकते हैं, या फिर अदरवाइज मतलब बाहर बैठे भी आप कंपनी के ऊपर इस तरीके का नियंत्रण रख रहे हैं अगर, तो इसका मतलब आप कंपनी के प्रमोटर हैं। थर्ड वही जो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था हमने कि मतलब आप जहां पर आए हैं और कंपनी को अनारकली की तरह कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब आप एक वो व्यक्ति हैं जिसके इंस्ट्रक्शंस का पालन पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, जिसके इंस्ट्रक्शंस के पालन पे पूरे का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के डायरेक्टर्स काम करते हैं। तो आप भी क्या कहलाएंगे? प्रमोटर कहलाएंगे। तो 3 लोग आएंगे प्रमोटर्स में। पहला, जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, जिसका नाम कंपनी के एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है, जिसका कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, चाहे वो शेयर होल्डर के रूप में, डायरेक्टर के रूप में या अदरवाइज, या फिर जिसकी पूरी डायरेक्शन पर या इंस्ट्रक्शन पर कंपनी का पूरा मैनेजमेंट काम करता है। ठीक हो गई इतनी बात? आगे अब हम अगली डेफिनेशन पर आते हैं, कॉल्ड एज मेंबर। मेंबर क्या होता है? देखो जी, मेंबर कौन है? मेंबर 3 तरीके से बना जा सकता है। पहला, आप जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा हो उस टाइम कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही आप मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करेंगे और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा तो उसी दिन कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर ओपन करेगी और आपका नाम उस रजिस्टर में लिख दिया जाएगा और आप कंपनी के मेंबर कहलाएंगे। तो यानी कि किसी भी कंपनी का मेंबर बनने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आप उसके सब्सक्राइबर बन जाइए। तो सब्सक्राइबर बनने के बाद कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पर आप मेंबर बन जाते हैं। तो यानी कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हु शैल बी डीम्ड टू हैव एग्रीड बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। क्योंकि जब भी कंपनी का मेमोरेंडम बनता है ना, तो सब्सक्राइबर के नाम के आगे, कंपनी के जन्म से पहले जब मेमोरेंडम बनता है तो सब्सक्राइबर के नाम के आगे शेयर्स लिखे जाते हैं। सब्सक्राइबर के नाम के आगे क्या लिखा जाता है? शेयर्स लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने ये शेयर लेने का वादा कर दिया है। तो यानी कि हु अंडरटेक टू एक्वायर द शेयर्स ऑफ द कंपनी, और इसके इनकॉर्पोरेशन से पहले ही। तो इसलिए जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन होता है तो वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में उनका नाम
एंटर्ड हो जाता है और वो कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। दूसरी बात कौन है, कहता है हर वो व्यक्ति उसके बाद, मतलब सब्सक्राइबर तो बन गए, सब्सक्राइबर कितने होंगे, 7 होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी 7 ही थे, मेंबर कितने आज के बाद, आज की डेट में 31 लाख, तो बाकी मेंबर कैसे बने होंगे, बाकी मेंबर कैसे बनते हैं, मतलब आप एप्लीकेशन देते हो कंपनी को, जब कंपनी शेयर इश्यू करती है आप कंपनी को अप्लाई करते हो, और जब कंपनी आपको शेयर्स अलॉट कर देती है और आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख देती है तो फिर भी आप कंपनी के मेंबर बन जाते हो। तो दूसरा तरीका क्या है कि जब आप अप्लाई करते हो, एग्रीज करते हो राइटिंग में, यानी कि एप्लीकेशन देते हो और आपका नाम कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में डाल देती है तो भी आप कंपनी के मेंबर बन जाते हो। तीसरा तरीका जो कि आजकल डीमैट में चलता है, अब डीमैट के अंदर क्या होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, डीमैट में कंपनी का नाम, शेयर होल्डर का नाम नहीं आता रजिस्टर ऑफ मेंबर में। तो फिर हमारे 2 तरीके के डिपॉजिटरी हैं, एक का नाम है एनएसडीएल और एक का नाम है सीडीएसएल। एक का नाम है एनएसडीएल एनएसडीएल और दूसरे का नाम है सीडीएसएल। ये दोनों हमारे डिपॉजिटरी कहलाते हैं। तो अगर मैं कहूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देखो जी हर कंपनी के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो एनएसडीएल के पास जाए चाहे सीडीएसएल के पास जाए। फॉर एग्जांपल टाटा किसके पास है, सीडीएसएल के पास लिस्टेड है, रिलायंस किसके पास है, एनएसडीएल। अब होगा क्या, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूरे रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसी भी मेंबर का नाम ना लिखकर केवल एनएसडीएल लिखा जाएगा बस। सिमिलरली टाटा क्योंकि सीडीएसएल के पास है तो टाटा के रजिस्टर ऑफ मेंबर में कोई और मेंबर का नाम नहीं आएगा सिवाय सीडीएसएल। ठीक है जी। तो सवाल उठा कंपनी की अब एक्चुअल लिस्ट ऑफ द मेंबर किसके पास रहेगी, आंसर इज कंपनी की जो लिस्ट ऑफ मेंबर अब या तो रहेगी किसके पास, रिलायंस के पास, सॉरी एनएसडीएल के पास या फिर सीडीएसएल के पास। तो लिस्ट ऑफ द मेंबर या तो एनएसडीएल के पास रहेगी या फिर सीडीएसएल के पास रहेगी। दोबारा बोलूं, लिस्ट ऑफ द मेंबर्स या तो एनएसडीएल के पास रहेगी या फिर सीडीएसएल के पास रहेगी। कैसे, अब एनएसडीएल और सीडीएसएल कंपनी की एक्चुअल लिस्ट को मेंटेन करेंगे। एनएसडीएल या सीडीएसएल एक्चुअल लिस्ट को मेंटेन करेंगे, यानी कि अब कौन M1 M2 M3 ये कौन है, ये एक्चुअल मेंबर है। तो ये एक्चुअल मेंबर की डिटेल किसके पास है, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं, डिपॉजिटरी के रजिस्टर में मेंशन है। बट कंपनी के जितने बेनिफिट्स है लाइक डिविडेंड, लाइक बोनस, ये किसको मिलेंगे, ये डिपॉजिटरी को मिलेंगे। किसको मिलेंगे, डिपॉजिटरी की लिस्ट में, जिसको सॉरी डिपॉजिटरी की लिस्ट में जो आ रहा है उसको मिलेंगे M1 M2 M3। तो मतलब सारे बेनिफिट इन्हें मिलने हैं, तो दे आर कॉल्ड एज बेनिफिशियल ओनर्स या बेनिफिशियल एंटाइटलमेंट, entitled to all benefits। ठीक हो गई इतनी बात। तो यानी कि डिपॉजिटरी के सिस्टम में मेंबर कौन होता है, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं बल्कि जिसका नाम डिपॉजिटरी के रजिस्टर में आए वो कंपनी का मेंबर कहलाता है। ठीक हो गई इतनी बात। तो पढ़िएगा, एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी। तो जो भी डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में एज अ बेनिफिशियल ओनर आ रहा है वो कंपनी का मेंबर कहलाता है। चलो जी, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मेरी अगली टर्म आती है मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर। अब इन दोनों टर्म्स को ना एक साथ समझना चाहिए। सबसे पहले हम मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं। आइएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है। सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब है डायरेक्टर, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब है डायरेक्टर जिसको कि क्या दिया गया है, सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट दी गई है। ये कीवर्ड्स है, ध्यान रखना जो मार्क कर रहा हूं, यानी कि इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब सब्सटेंशियल पावर क्या होती है ये पूरे लॉ में नहीं लिखा, बट क्या नहीं होती ये लिखा है कि सब्सटेंशियल पावर में क्या नहीं आता। तो यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर वो डायरेक्टर है जिसके पास हु इज एंट्रस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। अच्छा, ये सब्सटेंशियल पावर उसे कहां से मिलती है, 3 जगह से। पहला कंपनी का आर्टिकल, दूसरा कंपनी के साथ एग्रीमेंट, और तीसरा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बोर्ड का भी हो सकता है या फिर मेंबर्स का भी हो सकता है। ठीक है जी। आगे इसके अंदर वो व्यक्ति भी आता है जिसे किसी भी और नाम से पुकार लो, चाहे प्रेसिडेंट कह लो, सीईओ कह लो, सीएमडी कह लो, बट जिसके पास पोजीशन मतलब पावर्स किसकी होनी चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स की होनी चाहिए।
और मैनेजिंग डायरेक्टर की पावर क्या है? सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। ले दे के सवाल उठा, सर सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है? मैंने कहा ना क्या होती है नहीं बताया, क्या नहीं होती बताया है। तो सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं होती? इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लाइक अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं कंपनी के बिहाफ पर, शेयर सर्टिफिकेट को साइन करते हैं, कॉमन सील लगाने का काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है। दीज आर जस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो फिर सब्सटेंशियल पावर क्या है? मैं कह सकता हूं इन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अलावा जो बड़ी बड़ी पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सब के सब सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट होती हैं। ले देकर रिकॉल कीजिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर, इंटरेस्टेड, वर्ड है इंटरेस्टेड विद कौन सी पावर? सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। कहां से मिली? आर्टिकल के थ्रू या फिर एग्रीमेंट के थ्रू या फिर रेजोल्यूशन के थ्रू। और इसमें इंक्लूड होगा क्या? वो डायरेक्टर भी जो कि ऑक्यूपाई करता है द पोजीशन। पोजीशन का मतलब पावर्स है, यहां वर्ड पोजीशन नहीं रखना, पोजीशन, पोजीशन होल्ड करता है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, किसी भी नाम से पुकारा जाता हो। ठीक है जी, तो ये हमारा आया मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, फिर हमारी अगली डेफिनेशन आती है मैनेजर की। डिफरेंस देखिएगा दोनों के बीच में। मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर, बट मैनेजर मींस अ इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टर हो या ना हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति कंपनी का मैनेजर है बट डायरेक्टर नहीं है? क्वाइट पॉसिबल। तो मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल। अच्छा, यहां पर एक और वर्ड आ गया, हु, सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर रहकर काम करता है और एक्सरसाइज करता है क्या? एक्सरसाइज क्या करता है? मैनेजमेंट ऑफ द होल, यानी कि 100% और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट, जिसके पास 100% या ऑलमोस्ट 100% पावर्स होती हैं ओवर द मैनेजमेंट, या फिर सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी की पावर्स जिसके पास होती हैं। इसमें वो डायरेक्टर या पर्सन भी आता है जो कि ऑक्यूपाई करता है पोजीशन ऑफ मैनेजर बाय वट एवर नेम सो कॉल्ड। अच्छा, पोजीशन ऑफ मैनेजर, पोजीशन का मतलब पावर्स, जो कि मैनेजर की पावर होल्ड करता है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकार दो। मैनेजर की पावर क्या है? होल और सब्सटेंशियली द होल, होल और सब्सटेंशियली द होल। मैनेजिंग डायरेक्टर की पावर क्या है? सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, कौन है वो व्यक्ति जिसके पास 100% पावर हो सकती है? मैनेजर। क्या कंपनी का प्रेसिडेंट मैनेजर बन सकता है, कहला सकता है? हाँ, अगर उसके पास 100% पावर हो। लिखा तो है कि उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो। तो सवाल उठा, सर अभी आपने प्रेसिडेंट, अभी आपने एमडी में कहा था प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएमडी। हाँ, मैं यहां पे भी यही कह रहा हूं। देखो जी, अगर कोई व्यक्ति कंपनी का, जैसे अब मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ना एमडी है ना मैनेजर है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी हैं। एक नई टर्म, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, या मतलब किसी भी नाम से और पुकार लो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब लॉ में तो ऐसी टर्म ही नहीं है। तो अब सवाल उठा, सर मैं इन्हें क्या कहूं? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तो है, मगर ये क्या है? इनके पास सब्सटेंशियल पावर है या 100% पावर है? 100% पावर है। तो सीएमडी है वो मुकेश अंबानी, बट क्योंकि पावर किसकी है? मैनेजर की, क्योंकि 100% पावर है, तो वो क्या कहलाएंगे? मैनेजर। ठीक है ना? तो सवाल उठा, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी केवल मैनेजर हैं? अब मैनेजर नाम की टर्म को हमने इतना खराब कर दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतना खराब कर दिया है। कैसे खराब किया? हम हर किसी को मैनेजर ही कहते फिरते हैं। ब्रांच मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, भाई हर एक के आगे मैनेजर लगा दिया हमने। मगर ये मैनेजर वैसे मैनेजर नहीं है। वो मैनेजर तो इनके पास चिंदी पिंदी पावर होती है, बट ये वाला मैनेजर जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं सेक्शन 2 क्लॉज 53 में, वो व्यक्ति है जिसके पास कंपनी की होल पावर होती है। तो तभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सीएमडी के रूप में मुकेश अंबानी इज अ मैनेजर। गेटिंग इट? चलिए, अगर मैं कहूं कि ज्यादा ताकतवर कौन है, तो मैनेजर इज मोर पावरफुल, क्योंकि इसके पास 100% पावर है। तो इसलिए अगर कंपनी में एक मैनेजर है तो फिर दूसरा कोई मैनेजर नहीं आ सकता, ना ही दूसरा कोई एमडी आ सकता है। बट अगर कंपनी में एक एमडी है तो फिर दूसरा एमडी आ सकता है, यस, तीसरा आ सकता है, यस, चौथा आ सकता है, यस, पांचवा आ सकता है, यस, छठा आ सकता है, यस, क्योंकि सबके पास सब्सटेंशियल पावर हो सकती है। बेस्ट एग्जांपल आईटीसी 6 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एसबीआई 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है जी, ये प्लीज एनालिसिस करते जाइएगा, ये पेपर में जरूर करके जाना ये एनालिसिस। इस डेफिनेशन को रिवाइज करने के बाद अब सारा सॉल्व हो जाएगा आपसे। फिर आती है हमारे पास एक विशाल काय डेफिनेशन जिसका नाम है रिलेटेड पार्टी। सवाल उठा, वैसे तो इंस्टीट्यूट ने थोड़ा गलत किया है, मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन देनी नहीं चाहिए थी। इस डेफिनेशन का लिंक जो बैठता है ना, वो बैठता है सेक्शन 188 के साथ।
तो जब सेक्शन 188 के साथ इकलौता लिंक बैठता है तो 188 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस डेफिनेशन को भी अवॉइड करना चाहिए था। बट इंस्टीट्यूट ने फिर भी अगर ये डेफिनेशन दी है तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि देखो ऐसा है, हम तुमसे पेपर में एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन इस पे जरूर पूछ सकते हैं कि बताइए कि ये रिलेटेड पार्टी है या नहीं है। हम तुमसे पेपर में एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, ये पूछते हुए कि बताइए कि ये रिलेटेड पार्टी है या नहीं है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? चलिए, इनमें से किसी भी पार्ट पर। तो रिलेटेड पार्टी क्या होती है? देखो अभी तक हमने कहा था रिलेटिव क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 77 में हमने पढ़ा था। अब हम सेक्शन 2 क्लॉज 76 कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टियां क्या होती हैं। देखो रिलेटेड पार्टी जब भी आप समझना चाहते हो ना तो ऐसे समझना कि मान लीजिए ये है एक कंपनी, कंपनी कर रही है कोई ट्रांजैक्शन, कंपनी कर रही है कोई ट्रांजैक्शन किसी व्यक्ति के साथ। अब ये जो व्यक्ति है ये रिलेटेड पार्टी कब कहलाएगा? क्योंकि अगर ये रिलेटेड पार्टी हुआ तो फिर लॉ के बहुत सारे कंप्लायंस हो जाएंगे उसके ऊपर। तो अब ये रिलेटेड पार्टी कब कहलाएगा? जब ये व्यक्ति इनमें से कोई एक होगा। किनमें से? जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 76 में मेंशन है। पहला, कंपनी के डायरेक्टर या उनके रिलेटिव में से कोई एक होगा। कंपनी के केएमपी और उनके रिलेटिव में से कोई एक होगा। फर्म, मान लीजिए अगर वो व्यक्ति कोई फर्म है जिसमें कि कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का मैनेजर या फिर उनका रिलेटिव पार्टनर है। मान लीजिए कंपनी डील करती है किसी फर्म से जिस फर्म के अंदर कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का मैनेजर या उन दोनों का कोई भी रिलेटिव पार्टनर है, तो फिर माना जाएगा ये कंपनी और फर्म के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शन जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि फर्म एक रिलेटेड पार्टी है। जैसे कि एक्स लिमिटेड डील किससे कर रही है? एक्स वाई एंड कंपनी के साथ डील कर रही है। MR जो कि रिलेटिव है मैनेजर का, कंपनी के मैनेजर का रिलेटिव है, वो यहां पर पार्टनर है। तो सवाल उठा क्या एक्स वाई एंड कंपनी एक्स लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी हो गई? यस, रिलेटेड पार्टी हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे फिर अगर कंपनी डील करती है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अगर कंपनी डील करती है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ जिस प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी में कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का मैनेजर या उनका रिलेटिव, जिस प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का मैनेजर या उनका रिलेटिव या तो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर हैं या फिर डायरेक्टर हैं, या तो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर हैं या डायरेक्टर हैं, तो फिर माना जाएगा वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रिलेटेड पार्टी है। जैसे ए लिमिटेड इज डीलिंग विद द एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक हो गई इतनी बात। डी जो कि डायरेक्टर है ए लिमिटेड का, वो एक्स प्राइवेट लिमिटेड में मेंबर है, तो क्या ये रिलेटेड पार्टी हो गई? हाँ, मगर एक बात ध्यान रखना, अब यहां पर 2 कंपनियां हो गई, एक तरफ ए लिमिटेड दूसरी तरफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड। जरा दोनों के एंगल से सोचते हैं। पहला हम सोचते हैं ए लिमिटेड के एंगल से। लो जी, ए लिमिटेड के एंगल से सोचा तो ए लिमिटेड इज डीलिंग विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है जी, जिसमें कंपनी का डायरेक्टर वहां पर मेंबर है। यस, तो यानी कि एक्स प्राइवेट लिमिटेड ए लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी है। अब एक्स प्राइवेट लिमिटेड के एंगल से सोचो, एक्स प्राइवेट लिमिटेड डीलिंग विद द ए लिमिटेड पब्लिक कंपनी, वो तो इस क्लॉज में ही फॉल नहीं कर रहा, तो यानी कि रिलेटेड पार्टी नहीं है, वो इस क्लॉज में फॉल नहीं कर रहा, क्योंकि एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज डीलिंग विद द ए लिमिटेड जो कि पब्लिक कंपनी है। चलिए अगले क्लॉज में आते हैं। अगर कंपनी डील कर रही है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ, ये भी क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी डील कर रही है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ जिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का मैनेजर वहां पर डायरेक्टर है एंड अपने रिलेटिव के साथ मिलकर मोर देन 2% होल्ड करता है। दोबारा बोलता हूं, अगर आपकी कंपनी डील कर रही है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ जिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपका डायरेक्टर या आपका मैनेजर वहां पर डायरेक्टर है प्लस अपने रिलेटिव के साथ मिलकर 2% से ज्यादा का होल्ड करता है, तो फिर भी आप रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। कैसे? देखिएगा, मैं कहता हूं वाई लिमिटेड इज डीलिंग विद जेड लिमिटेड। अच्छा, वाई जो है कंपनी का एक डायरेक्टर है, ओके, वाई जेड लिमिटेड में भी डायरेक्टर है एंड होल्ड करता है 25% जेड लिमिटेड में, ओके। अब आइएगा, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं कि रिलेटेड पार्टी है कि नहीं, पहले हम वाई लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वाई लिमिटेड इज डीलिंग विद जेड लिमिटेड, ठीक हो गई बात, जिसमें
वाई लिमिटेड का कोई डायरेक्टर है, ठीक हो गई बात, प्लस 2% से ज्यादा भी होल्ड करता है, बिल्कुल ठीक हो गई बात। तो इसका मतलब जेड लिमिटेड इज अ रिलेटेड पार्टी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 76, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब आइएगा जेड लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेड लिमिटेड इज डीलिंग विद द वाई लिमिटेड, दोबारा बोलता हूं, जेड लिमिटेड इज डीलिंग विद द वाई लिमिटेड, यानी कि कंपनी इज डीलिंग विद द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यस, जिसमें कंपनी का डायरेक्टर है, यस, एंड 2% से ज्यादा वहां होल्ड करता है, नहीं करता, ओ माय गॉड, नहीं करता। इसका मतलब वाई लिमिटेड के एंगल से देखूंगा तो जेड लिमिटेड इसकी रिलेटेड पार्टी है, बट जेड लिमिटेड के एंगल से देखूंगा तो वाई लिमिटेड इसकी रिलेटेड पार्टी नहीं है। क्या गजब का प्रोविजन है, देख रहे हो, दोनों के एंगल से देखने के बाद भाई साहब इस लेवल का एनालिसिस करके जाना पड़ेगा, इस लेवल का एनालिसिस, समझ आया? तो ये सब दिया हुआ है, ये सारे सवाल मैं अब इस टाइम रिवीजन में कुछ एक डिस्कस कर रहा हूं, जिन्होंने क्लासेस में सारी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं प्लीज सारे करके जाएंगे, मजे नहीं लेने जिंदगी में। मैंने कहा इस पे एक एक नंबर के 3 सवाल बनेंगे और बहुत भयंकर चांसेस है बनने के। चलिए आगे, फिर उसके बाद हाँ जी, अगर मान लीजिए कंपनी डील कर रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, कंपनी डील कर रही है, अच्छा जिनको ये डेफिनेशन पूरे डिटेल में पढ़नी है, जो मुझसे नहीं पढ़े हुए, जिन्हें पूरे डिटेल में डेफिनेशन ये पूरे एनालिसिस के साथ करनी है, लगभग 1.5 घंटे की डेफिनेशन यूट्यूब पे डल रखी है, ये रिलेटेड पार्टी बाय अमित पुबली कर देना, डली हुई है। मैंने डाली थी सीए फाइनल के अंदर, हाँ जी, डेफिनेशन तो सेम है, चाहे इंटर हो या फाइनल हो। हाँ जी, कहता है जी एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि कंपनी डील कर रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, जिस बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स या मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट, यानी कि इंस्ट्रक्शंस का पालन करता है, किसकी इंस्ट्रक्शंस का पालन करता है, या तो डायरेक्टर या मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। दोबारा बोलता हूं, अगर कंपनी डील कर रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर केवल हमारी कंपनी की इंस्ट्रक्शन देने वाली कंपनी की के डायरेक्टर्स या मैनेजर के इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड जेड लिमिटेड से डील कर रही है, पूरे का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जेड लिमिटेड इंस्ट्रक्शन का पालन करता है किसकी, डी की, डी कौन है, डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड है, तो क्या मैं कह सकता हूं जेड लिमिटेड इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ ए लिमिटेड, यस, बट ए लिमिटेड मे नॉट बी अ रिलेटेड पार्टी ऑफ जेड लिमिटेड, ठीक है ना। चलिए आगे, फिर अगर कंपनी डील करती है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन का पालन कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर भी करता है, ओह माय गॉड, दोबारा देखिएगा, अगर कंपनी डील करती है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन का पालन कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर भी करता है, क्या यही के यही वर्ड अभी हमने पढ़ा प्रमोटर की डेफिनेशन में आए हैं, क्या डिप्टो वर्ड आए हैं, यस, तो ये इसका मतलब हुआ कि अगर कंपनी डील कर रही है प्रमोटर से तो क्या प्रमोटर भी रिलेटेड पार्टी हुआ, बिल्कुल बिल्कुल रिलेटेड पार्टी हुआ, ठीक हो गई इतनी बात भी, और आगे बढ़िएगा। हाँ जी, फिर कहता है जी अगर कंपनी डील कर रही है अपनी होल्डिंग के साथ, अपनी सब्सिडरी के साथ, अपनी एसोसिएट के साथ, तो वो भी क्या रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे, यस, तो आपकी होल्डिंग, आपकी सब्सिडरी, आपकी एसोसिएट भी आपकी रिलेटेड पार्टी है, इनफैक्ट आपकी होल्डिंग कंपनी की कोई और सब्सिडरी भी आपकी रिलेटेड पार्टी है। इसके अलावा आप जिसकी एसोसिएट है, आपकी जो एसोसिएट है वो तो आपकी रिलेटेड पार्टी है, बट आप जिसकी एसोसिएट हैं, वो कौन है जिसने आपको एसोसिएट बनाया, उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग कंपनी या फिर वेंचर ऑफ द कंपनी, तो आप जिसकी एसोसिएट हैं वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी है, ठीक हो गई इतनी बात भी। चलिए उसके अलावा सच अदर पर्सन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, वो सभी लोग जिन्हें और प्रेस्क्राइब किया जाएगा रूल्स में किसको प्रेस्क्राइब किया गया है, डायरेक्टर्स को और केएमपी ऑफ द होल्डिंग कंपनी और उनके रिलेटिव्स को, डायरेक्टर्स को और केएमपी को ऑफ द होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टर्स और केएमपी ऑफ द होल्डिंग कंपनी और उनके रिलेटिव्स को, दोबारा बोलता हूं, किसको रूल्स में प्रेस्क्राइब किया गया है, डायरेक्टर्स को और केएमपी को और उनके रिलेटिव्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी को प्रेस्क्राइब किया गया, यानी कि अगर कंपनी डील करती है अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ, अपनी होल्डिंग कंपनी के केएमपी के साथ, अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर या केएमपी के रिलेटिव के साथ, तो इसे भी माना जाएगा कि वो रिलेटेड पार्टी है, ठीक हो गई इतनी बात भी, और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जी, आज किसी रीजन से थोड़ा सा रिवीजन मैं शॉर्ट कर रहा हूं यहां पर, एंड बाकी हम
अगली क्लास के अंदर ये चैप्टर आप पूरा कर देंगे, बेसिक्स का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज छोटा सा है रिवीजन थोड़ा सा, एंड यहीं पर खत्म करते, बट अगली क्लास में पूरा बेसिक्स खत्म हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।